प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों से एकजुट होकर वर्तमान चुनौतियों से लड़ने का किया आह्वान। कहा, पिछली सदी में बने ग्लोबल गवर्नेंस और वित्तीय संस्थान इस सदी की चुनौतियों से लड़ने में असमर्थ। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर मामले को लेकर देश भर में डॉक्टरों ने की हड़ताल। अस्पतालों में इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का किया स्वागत। सभी विपक्षी दलों से चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न करवाने की अपील की। और विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही जननायक जनता पार्टी को लगा करारा झटका। पार्टी के 4 विधायकों ने दिया इस्तीफा। पहले भी कई पदाधिकारी पार्टी को कह चुके हैं अलविदा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल शिखर सम्मेलन के सत्र को संबोधित किया। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। सम्मेलन में इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासन अध्यक्ष शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मौजूदा विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि बीती सदी की संस्थाएं और संगठन वर्तमान विश्व की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट होने की जरूरत है। बने ग्लोबल गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस सदी की चुनौतियों से लड़ने में असमर्थ रहे हैं। फ्रेंड्स, यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर एक स्वर में एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत बने। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में तेजी लाने के लिए सामाजिक प्रभाव निधि की स्थापना का जिक्र करते हुए कहा कि भारत इसमें $25 मिलियन का शुरुआती योगदान करेगा। उन्होंने शुभारंभ समारोह के समापन वक्तव्य में मिलजुल कर आगे बढ़ने पर बल दिया। साथ ही ग्लोबल साउथ को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग देने की भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। हमने सोशल इंपैक्ट फंड बनाया है। भारत इसमें $25 मिलियन का शुरुआती योगदान करेगा। फ्रेंड्स, हेल्थ सिक्योरिटी के लिए हमारा मिशन है वन वर्ल्ड वन हेल्थ, और हमारा विजन है आरोग्य मैत्री, यानी फ्रेंडशिप फॉर हेल्थ। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में डॉक्टर के ऑन ड्यूटी रेप और मर्डर के बाद देश भर से एक सुर में विरोध हो रहा है। पूरे देश के डॉक्टर एक आवाज में विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस बीच पूरे देश के डॉक्टर आज सुबह 6 बजे से हड़ताल पर हैं। आईएमए ने देश भर के सभी आधुनिक चिकित्सा डॉक्टर्स की सेवाओं को 24 घंटे के लिए बंद करने का ऐलान किया है, चाहे उनका क्षेत्रीय कार्यस्थल कुछ भी हो। आपातकालीन सेवाएं हालांकि चालू रहेंगी। इस अवधि के दौरान कोई ओपीडी या वैकल्पिक सर्जरी नहीं होगी। सभी राज्यों के अलग अलग हिस्सों से ओपीडी, इमरजेंसी सेवा, पैथोलॉजी बंद रहने की खबर आ रही है। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी, राजकोट में भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। मंत्रालय ने डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडलों से बैठक के बाद सभी कदम उठाने का आश्वासन दिया। साथ ही प्रशिक्षक पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को समिति के साथ अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बैठक के दौरान रेखांकित किया गया कि 26 राज्य पहले ही अपने यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए आंदोलनकारी डॉक्टरों से व्यापक जनहित में अपने काम पर लौटने का अनुरोध किया है। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर्स के साथ हुए बलात्कार और हत्या के बाद जींद में चिकित्सकों ने काले बिल्ले लगाकर काम किया। डॉक्टरों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। इसके अलावा चिकित्सकों
नर्सिंग अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ सहित अस्पताल के सभी कर्मचारियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने की भी बात कही गई। एससीएमएस प्रधान डॉक्टर विजेंद्र ढांडा और डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश भोला के मुताबिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और व्यक्तिगत के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए एक सख्त केंद्रीय कानून बनाया जाना चाहिए। ऐसे जघन्य कृत्यों के अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो। स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं। डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन के जो डॉक्टर्स हैं वो आज ब्लैक बैच लगा करके हम जहां एक तरफ अपने डॉक्टर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं ये मांग करते हैं कि जो ये एपिसोड हुआ उसकी पूरी तरह से सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो एक्यूज्ड है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर भविष्य में जो है कोई इस तरह की चीज़ जो है कैंपस के अंदर वो जो डॉक्टर्स के साथ जो इस तरह का हिंसा, रेप, हत्या हुई है वो मेडिकल कॉलेज के कैंपस के अंदर हुई है। प्रदर्शन करते हुए हमने ब्लैक बैचेज लगाए। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि उसकी एक निष्पक्ष जांच समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। दूसरा, डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए जो है हर जगह मुनासिब जो है इंतजाम सरकार करे, ये हमारी डिमांड है, क्योंकि फीमेल डॉक्टर्स भी ओवर टाइम में भी देखिए ड्यूटियाँ करती हैं। उधर फरीदाबाद स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर ए के पांडे ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर को लेकर दुख जताया और कहा कि इस घटना से पूरा देश स्तब्ध है। मेडिकल और इंटर्नशिप स्टूडेंट और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले डॉक्टर हड़ताल पर बैठे, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं। पैन इंडिया हो जाती है तो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहती है, लेकिन उन्होंने मुझे ये एश्योरेंस दिया कि इमरजेंसी सर्विसेज, क्रिटिकल केयर, आईसीयू, इमरजेंसी ओटी एंड लेबर रूम, ये उसमें वो लोग सर्विस देते रहेंगे, ये बाधित नहीं होगा। डेफिनेटली ओपीडी को फिर हमने चलाने के लिए हमने एक तो मेजर लिया कि सारी लीव कैंसिल कर दी फैकल्टी की। दूसरा, जो प्री एंड पैरा क्लिनिकल ब्रांचेज में जो फैकल्टी है लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथो, माइक्रो, इनके फैकल्टी को डिप्लॉय कर दिया कि आईपी को भी हम ज़्यादा नुकसान न कर सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल करनाल के इंद्री में जन आशीर्वाद रैली की। रैली के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा प्रदेश में चुनावी तारीखों को ऐलान का स्वागत करते हुए कहा कि चुनावों को लेकर तैयारियां पूरी हैं। पिछले 10 सालों से हमारी सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है और आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम हरियाणा में बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उन्होंने सभी दलों से अपील करते हुए कहा कि हम सब मिलकर भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को संपन्न करेंगे और अक्टूबर में नई सरकार का गठन होने के बाद एक बार फिर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। तारीखों का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं। हम जो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उसका स्वागत करते हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर लगातार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी और अब भी लगातार आने वाले समय के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। मैं उनकी घोषणा का स्वागत करता हूं और सभी दलों से और ये अपील भी करना चाहूँगा कि हम भाईचारे से मिलकर के शांति प्रिय ढंग से इस चुनाव को पूर्ण करेंगे और पूर्ण करके आने वाले अक्टूबर महीने के अंदर नई सरकार का गठन करने के बाद हरियाणा प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाइयां। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 90 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए करनाल से हमारे संवाददाता पवन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल के इंद्री में थे और उन्होंने वहां पर एक रैली की। फिलहाल करनाल में क्या हलचल नजर आ रही है? करनाल की 5 सीटें हैं, वहां क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, वो भी बताइए। जी, मैं आपको बता दूं, करनाल में किसी को इतनी जल्दी आचार संहिता लागू होने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि जो है कल मुख्यमंत्री करनाल के इंद्री में थे और वो है आचार संहिता लगने से पहले उनकी ये आखिरी जनसभा थी सरकारी तौर पर और उन्हें जो है कुछ घोषणाएं करनी थी मंच पर, लेकिन वो घोषणाएं नहीं कर पाए। उन्होंने जनता के बीच ये संदेश दिया कि वो जो घोषणाएं करना चाहते थे वो
एक चुनाव की जो नई सरकार बनने के बाद फिर उनको ब्याज समेत जो है जनता को लौटाएंगे। करनाल में बता दूं मैं आपको 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें इंद्री, घरौंडा और करनाल से भाजपा के जब विधायक हैं, करनाल से स्वयं मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी विधायक हैं, और जबकि असंध क्षेत्र से जो है कांग्रेस के विधायक हैं, और नीलोखेड़ी क्षेत्र से जो है निर्दलीय विधायक यहाँ पर अभी तक यहाँ पर हैं, जो कांग्रेस की को समर्थन दिए हुए हैं। पवन, फिलहाल जो अभी मौजूदा उम्मीदवार है उन्हें लेकर क्या आपको खबर मिल रही है? क्या यहाँ पर बीजेपी या फिर कांग्रेस, क्या ये जो मौजूदा उम्मीदवार रहे पिछली बार जो जीते भी, क्या उन पर दांव खेलेगी बीजेपी और कांग्रेस, या उम्मीदवार बदले जा सकते हैं? जी, मैं आपको बता दूं, असंध में कांग्रेस के विधायक हैं जो शैलजा गुट के विधायक हैं, जो उनको टिकट मिली थी, तो इस बार भी वही उन्हीं को ही विधायक जो है के लिए टिकट की जो है आशा जताई जा रही है, क्योंकि जो है विधायक को, वर्तमान विधायक को बदलना कांग्रेस के लिए भी जो है मुश्किल साबित होगा। और करनाल से जो है नायब सिंह सैनी दोबारा से विधायक के लिए जो है नॉमिनेशन भर सकते हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि जो पार्टी चाहेगी, जहां से चाहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। घरौंडा में भी विधायक हरविंदर कल्याण है, जो 2 बार विधायक रह चुके हैं, और इस बार भी उनको विधायक की टिकट मिलना की आशा जताई जा रही है। जबकि इंद्री से भाजपा के विधायक राम कुमार कश्यप, उनको इस बार बदलने की चर्चाएं तेज हैं। नीलोखेड़ी में भाजपा के जो है पिछले जो उम्मीदवार थे चुनाव हार गए थे, उनको इस बार बदलने की भी चर्चाएं जताई जा रही हैं। लगता है कि इस बार कुछ जो है चेंज होगा, बदलाव होगा करनाल। जी पवन, कल चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही क्या हलचल नजर आ रही है करनाल में, बीजेपी के खेमे में और कांग्रेस के खेमे में? जी, करनाल में जैसे ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, सभी जो नेता थे, जो उम्मीदवार थे, उन सबके दिलों की धड़कनें बढ़ी, और वो जो है अपने आकाओं के पास दिल्ली दरबार में या फिर चंडीगढ़ के जो है जो की तरफ दौड़े हैं। और इस बार जो है सरगर्मियां और ज्यादा तेज होंगी, क्योंकि पिछली बार उपचुनाव था विधानसभा का, तो इस बार जो है 5 साल के लिए विधायक चुना जाना है। तो इस बार जो है पूरी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, और लोग जो है उम्मीदवार हैं जनता के बीच में जा रहे हैं, और साथ ही साथ अपने हाईकमान के जो है चक्कर भी काटने शुरू कर दिया है उन्होंने। पवन, ये भी जानना चाहेंगे कि करनाल वो सीट है, अगर सिर्फ करनाल की मैं बात करूं तो, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अब जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो भी यहीं से चुनाव जीते और एक बड़े मार्जिन के साथ मनोहर लाल यहां से लोकसभा चुनाव जीते हैं और नायब सिंह सैनी भी यहां से विजयी रहे। तो ये गढ़ एक तरह से ये माना जाए कि कांग्रेस के लिए एक चुनौती है यहाँ पर सेंध लगाना। जी, बहुत बड़ी चुनौती है। करनाल जो है प्रॉपर करनाल विधानसभा क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है, परंपरागत सीट मानी जाती है। यहाँ से काफी समय से, लंबे समय से भाजपा के ही उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं। यहाँ कांग्रेस हालांकि कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही है, और मैं आपको बता दूं कि करनाल जिला की लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस और भाजपा की आमने सामने की सीधी टक्कर रहती है, हर बार रहती है। और इस बार भी यही आशा है कि जो है कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी भी यहाँ से इस बार चुनावी मैदान में उतरेगी, और इनेलो भी यहाँ से चुनाव में जो है हर बार अपना जो उम्मीदवार उतारती है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस और भाजपा का ही सीधा मुकाबला यहाँ दिखाई देगा इस बार के चुनाव में। शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 90 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, और इन तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही तमाम क्षेत्रीय दल जो है वो कमर कस चुके हैं। और हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद ही यहाँ पर विधानसभा चुनाव के होने थे, पार्टियां तैयार थी, और लगातार कांग्रेस, बीजेपी और इसके साथ ही जननायक जनता पार्टी और इनेलो भी लगातार प्रचार में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले विधायकों में हिसार जिले के उकलाना विधानसभा से अनूप धानक, फतेहाबाद के टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली, कैथल के गुहला चीका से ईश्वर सिंह और कुरुक्षेत्र के शाहबाद से रामचरण शामिल हैं। गौरतलब है कि जजपा पार्टी से पहले भी कई बड़े पदाधिकारियों ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। इन विधायकों के इस्तीफे ने 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में
जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक बने थे, तब जजपा ने भाजपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह गठबंधन टूट गया और जजपा के प्रत्याशियों की हरियाणा की लोकसभा सीटों पर बुरी तरह से हार हुई है। हरियाणा कांग्रेस द्वारा कल पंचकुला के सेक्टर 5 में आयोजित महिला सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी सहित कई जिला पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसी भी समाज की उन्नति देखनी हो तो वहां की महिलाओं को उन्नत करना जरूरी है। महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस ने 3 पुरस्कार आरंभ किए थे, जो वर्तमान सरकार ने बंद कर दिए। हरियाणा में पहली बार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण उनकी सरकार ने ही दिया था। वर्तमान सरकार के शासनकाल में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, ये उन्होंने कहा। जिस भी परिवार के माँ बाप की केवल लड़कियां उनको पूरा सम्मान मिले, तो जो पेंशन थी उस माँ बाप की जिसमें केवल लड़कियां हैं, हमने 45 वर्ष से शुरू करी थी और उनका इस सरकार ने क्या किया। इसी प्रकार से हमने महिला को 3 राज्य पुरस्कार देना शुरू किया। एक श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से, एक कल्पना चावला जी के नाम से, एक जो हमारे हरियाणा की पहली स्पीकर थी शन्ना देवी जी, उनके नाम से 1,50,000 का इनाम देते थे, वो भी सरकार ने बंद कर दिया। और हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने शिक्षकों में 33% महिलाओं को रिजर्व किया था, केवल महिला नहीं। इसी प्रकार से जो कानून व्यवस्था में पूरा विश्वास रहे, हमने हरियाणा पहला प्रदेश है जो हमने पुलिस में महिलाओं के लिए 10% आरक्षण किया था। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि हमें आज भी महिला सशक्तिकरण की बात करनी पड़ रही। कांग्रेस की सरकार बनने पर हरियाणा से अपराध खत्म करने का काम किया जाएगा। हमेशा जो बहुत ही घृणित जो अपराधी थे उनका भी साथ देने का महापाप किया है। आज उनसे निजात पाने की आवश्यकता है। आज मेरे साथियों ने कई ने कहा था, आज क्या बोलना है कि सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स में सामाजिक सुरक्षा सूचकांक में हरियाणा को हिंदुस्तान के अंदर सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। जो एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से हरियाणा प्रदेश में प्रतिदिन एवरेज 4 हत्याएं हो रही हैं, 5 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, 13 अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, 46 महिलाओं के प्रति आपराधिक प्रतिदिन के हिसाब से उनके खिलाफ घटनाएं चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को निशाने पर लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने इस प्रकरण में इंडी गठबंधन के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कल रोहतक में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोलकाता में हुई घटना दिल दहलाने वाली है, लेकिन इस प्रकरण में इंडी गठबंधन के नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। इस घटना के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा मामला सीबीआई को देने से साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पश्चिम बंगाल सरकार वहां तथ्यों को छिपाने और आरोपियों को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। हरियाणा की बात करें तो यही जंगल राज हरियाणा ने 10 साल के पहले देखा। आज वही जंगल राज की एक झलक जो है आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिला। देश की एक बेटी, एक डॉक्टर, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जिस प्रकार से बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या की गई और सारे इंडी गठबंधन के नेताओं के मुंह में दही जमा हुआ है, इससे बड़ी करुणता की बात क्या हो सकती है। साथियों, वहाँ पे एक महिला मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी, जो इंडी गठबंधन की एक साथी है। एक महिला मुख्यमंत्री के होने के बावजूद भी एक महिला डॉक्टर के साथ में इतनी बड़ी घटना होती है और वहां पे तथ्य को छिपाने का प्रयास होता है, तथ्य को कुचलने का प्रयास होता है, जो जिम्मेदार है उनको बचाने का प्रयास होता है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद उनकी विशेष जिम्मेदारी थी। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की सांसद कुमारी सैलजा ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के ऐलान के साथ कहा कि इसके लिए जनता में काफी उत्साह है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है।
कल जींद के जुलाना उपमंडल में जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी हाईकमान तय करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। टिकट वितरण के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो चुका है। अब की बार अधिक से अधिक युवाओं और महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। और लोगों का उत्साह देख रहे हैं। लोग बदलाव चाहते हैं, व्यवस्था की बदलाव चाहते हैं, सरकार का बदलाव चाहते हैं और हमें विश्वास है कि इस बार आप देखेंगे नतीजे बिल्कुल विपरीत होंगे और भाजपा को आईना ये जनता दिखाए। लोग अपनी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन पार्टी की परंपरा है कि जब हम विपक्ष में होते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा पहले नहीं दिखाते। हमेशा हाईकमान बाद में फैसला करती है, चुनाव के बाद। अब स्क्रीनिंग कमेटी तो हमारी बन चुकी है, अब वो तय करेंगे कि क्या शेड्यूल बनाना है और उसके मुताबिक सबसे मिलजुल कर सबकी राय लेकर स्क्रीनिंग कमेटी आगे हमारी केंद्रीय चुनाव समिति में अपनी सिफारिश भेजेगी। वहीं जजपा नेता दुष्यंत चौटाला जींद के एक गांव में पहुंचे और उन्होंने कहा कि जजपा ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा हलकों के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में जो भूल चूक हुई, पार्टी के कार्यकर्ता उसे छोड़कर पूरी मेहनत करेंगे। जल्द ही पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने 74 दिन कठपुतली की तरह काम किया। वहीं कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर उन्होंने कहा अब तो जनता हिसाब मांगेगी। जेजेपी के विधायक अनूप धानक के इस्तीफे पर दुष्यंत ने कहा कि उनके पास इस्तीफा आया जिस पर पार्टी की उच्च स्तरीय कमेटी विचार करेगी। आगामी 45 दिन का जो ये रण इसको लड़ने का भी काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए, हरियाणा प्रदेश की उन्नति प्रगति के लिए सभी पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। आज तो बहुत मुद्दे हैं। कठपुतली की तरह जो मुख्यमंत्री ने 74 दिन काम किया और केवल मात्र घोषणा कर प्रदेश को पिछाड़ा है, सारी चीज़ें जनता के आगे रखी जाएगी। जनता हिसाब मांगेगी, चाहे 10 का पुराने का मांगे, चाहे 10 का आज का मांगे। जनता ने हर पक्ष देखा है और मुझे लगता है जनता ने मन भी बना लिया है और मन इस बार प्रदेश के हित में, प्रदेश की तरक्की मेरे पास आया है। चर्चा कर देखते क्या कारण रहे, क्या कारण रहे हैं, वो अगर स्पष्ट करेंगे तो जरूर पार्टी उसको रिजॉल्व करेगी। उधर हरियाणा कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा कल कुरुक्षेत्र के पिहोवा पहुंची। दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में पिहोवा के मुख्य बाजारों से निकाली गई इस यात्रा में हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। दीपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा के शासनकाल में हरियाणा अपराध, बेरोजगारी, महंगाई और नशे के मामलों में नंबर 1 हो चुका है। हमारी सरकार में हरियाणा विकास के मामलों में नंबर 1 रहा था। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने 10 सालों के शासनकाल के दौरान प्रदेश की जनता को पोर्टल में ही उलझाए रखा। आज हरियाणा की जनता भाजपा से हिसाब मांग रही है और भाजपा को वो हिसाब देना पड़ेगा। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? 10 साल के बाद कौन जिम्मेदार है? देश में सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में क्यों बढ़ गया? पंजाब से आगे नशे में हरियाणा क्यों पहुंच गया? कौन जिम्मेदार है? देश में सबसे ज्यादा अपराध, क्राइम रेट आज हरियाणा में क्यों है? 10 साल की सरकार के बाद कौन जिम्मेदार है? ये हमारे प्रश्न बीजेपी की सरकार के लिए हैं। कच्ची नौकरी और सीटी में क्यों उलझा दिया हरियाणा के नौजवान को? और प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी और पोर्टलों में क्यों उलझा दिया हरियाणा के आम नागरिक को? इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? तो ये सारे प्रश्न आज उठते हैं और ये हम सवाल पूछ रहे हैं और बीजेपी सरकार की तरफ से कोई जवाब आया नहीं। सरकार को यही नहीं पता कि उनके सरकार में क्या काम हुआ था या पहली वाली सरकार में क्या काम हुआ था, तो उनको काम करने की कितनी वो होगी मन में। आम आदमी पार्टी के संयोजक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कल पार्टी द्वारा उनकी जन्मस्थली भिवानी जिले के सिवानी कस्बे में जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मंथन किया गया। इस मौके पर आप के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक, प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा मौजूद थे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने द्वेष के चलते केजरीवाल को जेल में डाला है। वहीं हरियाणा सरकार की जनहित में
ताबड़तोड़ घोषणाओं पर कहा कि चुनाव में हार के चलते हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी घोषणा मंत्री बन गए हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन को लेकर सुशील गुप्ता ने फिलहाल इनकार कर दिया। वहीं टिकट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि सर्वे के मुताबिक जनता जिसे कहेगी उसे ही टिकट दी जाएगी। देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ। आज षड्यंत्र करके उनको जेल में डाला गया है। दुराचारी लोग आजकल राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं और ईमानदार आदमी को आजकल जेल में डाला जा रहा है। ये आज की परिस्थिति है। अरविंद केजरीवाल जी जल्दी जेल से बाहर आएंगे और हरियाणा में प्रचार शुरू करेंगे और हरियाणा में प्रचार करके इस बार हरियाणा में बदलाव का आगाज अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। ये जो अहंकारी भाजपा है, द्वेष की भावना से उनको जबरदस्ती जेल में रखे हुए है, इसका जवाब हरियाणा की जनता देगी। हरियाणा की जनता हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को चाहती है। वो चाहती है जैसे पंजाब बदला है, जैसे दिल्ली बदली है, ऐसे हरियाणा भी बदले। हरियाणा में भी 24 घंटे बिजली मिले, हर घर को मुफ्त मिले। हरियाणा में भी हर घर को पीने का स्वच्छ पानी मिले। हरियाणा में भी हर बेटी को 1000 रुपये महीना मिले। हरियाणा के अंदर भी हर युवक को रोजगार मिले। हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त हो, भय मुक्त हो, नशा मुक्त हो। देश की शीर्ष महिला पहलवान विनेश फोगाट आज सुबह पेरिस से स्वदेश लौट आई। विनेश को महिलाओं की 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। विनेश ने इसके खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्री स्पोर्ट्स में अपील की थी, इसलिए उसे पेरिस में ही रुकना पड़ा था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद संयुक्त रजत पदक के लिए उनकी अपील खारिज कर दी थी। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद प्रशंसकों ने विनेश का भव्य स्वागत किया। विनेश के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार भी उनका स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे के बाहर मौजूद थे। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी संजय कुमार का कल हिसार पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। रोड शो करते हुए संजय का काफिला शहर की मुख्य सड़क से होते हुए उनके पैतृक गांव डाबला पहुंचा, जहां महिलाओं ने संजय की उपलब्धि पर नाच गाकर खुशी का इजहार किया। स्वागत कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को संजय के परिवार ने मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। संजय ने भव्य स्वागत के लिए सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि टीम के अच्छे प्रदर्शन और कोच की वजह और खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत जीत की वजह इस बार ओलंपिक में हम पदक का रंग बदलना चाह रहे थे, पर उसमें सफल नहीं हुए, लेकिन कामयाबी जरूर मिलेगी। संजय ने बताया कि जब भी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई उन्होंने हमेशा ही टीम को प्रोत्साहित किया। उन्हें जैसी खुशी ओलंपिक में पदक जीतने पर मिली थी, वैसी खुशी आज अपने शहर और गांव में स्वागत होने पर हुई है। उन्होंने अन्य खिलाड़ियों को संदेश देते हुए कहा कि हमेशा अपने खेल में अनुशासन का पालन करें और कड़ी मेहनत करें। इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है कोचेज का और प्लेयर्स का। ये तो एक स्पोर्ट्स का हिस्सा है कि आप कभी जीतते हो और कभी हारते हो। तो हारने के बाद बहुत बैड फील हुआ अपने आप को और सभी को, लेकिन उसके बाद ये था कि चलो हम गोल्ड मेडल के लिए आए थे, हम नहीं जीत सके तो हम कोई ना कोई यहाँ से कुछ ना कुछ मेडल लेके जाएं और अपना पोडियम फिनिश जरूर करें हम। तो ऐसी प्रेशर की कोई बात नहीं थी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ और सभी ओपनली खेले कि जो लास्ट मैच है हमारा यही प्लान रहता है कि मैच टूर्नामेंट का लास्ट मैच हम हमेशा जीतें, चाहे वो फाइनल हो, चाहे वो थर्ड पोजीशन के लिए, चाहे वो पूल का हो, तो हम लास्ट मैच जरूर जीतने की कोशिश करते हैं। चंडीगढ़ से पहुंचे हॉकी कोच गुरविंदर सिंह और डाबड़ा गांव के हॉकी कोच राजेंद्र सिहाग ने कहा कि देश के लिए गर्व की बात है कि हम हॉकी में एक बार फिर से विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं। भारत ने लगातार 2 ओलंपिक में कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय हॉकी टीम में संजय का खेलना और चंडीगढ़ और डाबड़ा गांव के लिए बड़ी बात है। राजेंद्र सिहाग ने कहा कि जिस लक्ष्य के साथ संजय को तराशने में मेहनत की उसमें कामयाब हो पाए हैं। पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम हॉकी में वर्ल्ड में अपना स्थान दोबारा बना चुके हैं। पिछली बार भी हम ब्रॉन्ज मेडल थे और अब भी ब्रॉन्ज मेडल। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात मुझे तो ये लगती है कि चंडीगढ़ के लिए और आपके गांव डाबरा के लिए कि उस टीम में जिसका मेडल है उसका हमारा एक लड़का संजय भी एक मेंबर है। और यही कहना चाहूँ कि ऐसे होनहार लड़के पूरे देश में हों और नेक्स्ट टाइम हम अब ब्रॉन्ज मेडल लिया तो नेक्स्ट टाइम हम गोल्ड मेडल लेंगे। बहुत ज़्यादा है, पूरे देश का नाम रोशन किया है, तो मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये है गाँव ने मेरे को जन्म दिया, मान दिया, सम्मान दिया, मैंने गाँव को कैसे
इस साल आगामी पेरिस पैरालंपिक खेलों में अब तक का सबसे बड़ा 84 खिलाड़ियों का भारतीय जत्था भाग लेगा। पैरालंपिक खेल 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित होंगे। पहली बार सबसे ज्यादा 47 भारतीय एथलीट खेलों का हिस्सा बनेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पेरिस पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय जत्थे के विदाई समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस जत्थे में 50 खिलाड़ी ऐसे जिन्हें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्क्रीन का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण और कोचिंग जैसी सुविधाएं खिलाड़ी को उपलब्ध कराई गई हैं। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि कई खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया के तहत हुआ है। डेवलप्ड कंट्री बनने का मकसद के साथ, लक्ष्य के साथ देश आगे बढ़ रहा है, तब हम खेलों में भी 1 से 5 क्रम में आएंगे। और 1 से 5 क्रम में आने के लिए मेरे यहां जो स्पोर्ट्समैन उपस्थित है, आप सभी का भी महत्वपूर्ण योगदान होना है। आपका योगदान से खेलो इंडिया आगे बढ़ेगा। जब आप खेलते हैं तो प्रेरणा टू टाइम मिलती है, क्योंकि आपने चैलेंज को भी चैलेंज करा है। इसलिए जब आप जीत के आएंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।